हेलो वेलकम एवरीवन। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एसएससी होम पेज नोट सीरीज़ में। मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। पहली बात मेरी आपसे ये रहेगी कि पॉलिटी जो हमारी पढ़ने का अप्रोच होता है वो दो ही तरीके होते हैं। एक होता है हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ढंग से पढ़ें, उसके बाद हम उसके आर्टिकल्स को याद करके रखें। थ्योरी अलॉन्ग अपने आप में ही बहुत ही डीप होती है, बहुत सारे उसमें नुआंसेस होते हैं, सटल पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर हम मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक अच्छा वेटेज रखता है, एक अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है कि कहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, या फिर प्रियम्बल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जस्टिफाइबल है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, बहुत सारे डीप पॉइंट्स हैं, फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है। ये सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, हम आर्टिकल्स को याद करना भूल जाते हैं, क्योंकि जीएस एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में अच्छा खासा वेटेज रखता है एसएससी के एग्जाम्स में। अगर आर्टिकल्स की बात करें तो अब रिसेंट के टाइम्स में हमारा जो वेटेज है पॉलिटी का वो है 2 to 3 क्वेश्चन से आउट ऑफ 50, यानी कि हमारा जो वेटेज रहेगा वो 4 से 6% रहेगा। और इसमें से अब सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछा जाता है, और ऐसे आर्टिकल्स नहीं जो सिंपल हों, डीप आर्टिकल्स, ढंग के आर्टिकल्स जो पॉलिटी के एसेंस को भी डिफाइन करते हैं और उसको हम पढ़ते भी नहीं हैं। उन्हीं चीज़ों को कैटर करने के लिए मैं आपके लिए आर्टिकल्स का ये छोटा सा माइंड मैप लेके आया हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहें। पूरी की पूरी एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह आपको पॉलिटी यहाँ पे मिलेगी, और इससे आपको एक अच्छा सा नॉलेज बिल्डअप होगा। इससे आप एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, हमारा रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है? स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट का मतलब ये होता है सरकार, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो। इसमें स्टेट को डिफाइन क्या है, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है सरकार। किसी भी स्टेट का मतलब होता है सरकार। सरकार हमारी कौन कौन सी होती है? एक होती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर्स होती है, और इन पावर की वजह से कभी कभी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या बात करता है कि अगर कोई भी लॉ बनाया गया है, चाहे हमारे लोकसभा राज्यसभा से पास करके बनाया गया है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभाओं से बनाया गया है राज्य के लिए, अगर वो फंडामेंटल राइट्स में कोई गड़बड़ी करता है उसके मौलिक चीज़ों में, उसके बेसिक चीज़ में, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो ध्वस्त हो जाएगा। वो लॉ, वो जो बनेगा लॉ, वो अपने आप में नल एंड वाइड है, मतलब खत्म रहेगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की बात करते हैं। यहाँ से हमारा एक्चुअल समझने वाला फंडामेंटल राइट शुरू होता है, लेकिन इसके पहले हमने 12 में सरकार को डिफाइन किया कि सरकार क्या एंटिटी है, क्या चीज़ है। 13 में हमने डिफाइन किया कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध बनेगा तो नल एंड वाइड होगा। आर्टिकल 14 का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि लॉ के आगे सब लोग सेम हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कानून का जो रूल्स हैं सबके लिए समान रूप से लागू होंगे और सबको न्याय के सामने समान रूप से देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वो किस बातों पे, किन चीज़ पे, धर्म के आधार पे नहीं किया जाएगा, रेस के आधार पे नहीं किया जाएगा, कास्ट नहीं किया जाएगा, सेक्स नहीं किया जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे ये आर्टिकल बताते हैं। 16 की बात करते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी सरकारी नौकरियों में इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सबको। ठीक है, 17 क्या होती है? हमारी अनटचेबिलिटी होती है। 18 क्या होती है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स होते हैं। 19 क्या होते हैं? हमारे 6 फ्रीडम दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीच, बोलने का अधिकार है, असेंबली, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट और रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं देश में, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ये सब आपको अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 के तहत। ये सारी चीज़ें हमें जान के रखनी है, यहाँ से ऑप्शन बनते हैं। आर्टिकल 21 बहुत ही डीप आर्टिकल है। इसमें हमें समझना ये है कि राइट टू लाइफ सबसे बेसिक राइट ये देती है, और पर्सनल लिबर्टी इंक्लूडिंग राइट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ, यानी कि आप किसी की, आप एक राइट टू लाइफ, आपको जीने का अधिकार है। और बहुत सारे इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, आर्टिकल 21 हमारा रहेगा कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, याद रखना नंबर्स को, इसमें मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ताकि वो चाइल्ड लेबर से बच सकें, और जब उनकी अवस्था कम हो तो एक एजुकेशन प्राप्त करके जब वो बड़े हों तो देश में विकास में सहयोग दें। तो ये सिंपल सा हमारा था फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, होपफुली आपको कुछ चीज़ें किसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम चलते हैं अपने डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बने क्यों थे? इसका बनने का मतलब ये था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जिसमें सब में इक्वलिटी होगी, अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। ये सारी चीज़ें डीपीएसपी का उद्देश्य होता है कि सरकार ऐसी नीतियाँ लाएँ, ऐसे लॉ बनाएं जो लोगों की भलाई के लिए हों। सिर्फ राज करना नहीं है, लोगों की भलाई के लिए भी बनाने हैं कानून। आर्टिकल 40 इसमें फॉर एग्जाम्पल है कि एम्फोसाइज करता है कि विलेज पंचायत को प्रमोट करना। विलेज पंचायत का मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोग अपने तरीके से स्थानीय स्तर पर अपना नेता चुने, नेता मतलब प्रधान चुने, और अपने जो ज़रूरतें हैं ग्रास रूट लेवल की उसको अपने कन्वे करें और समस्याएं सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल बिजली की, पानी की, इस तरह की समस्याएं। आर्टिकल 44 क्या होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है
इसमें क्या होता है कि पर्सनल लॉस को हटा दिया जाएगा और जो रिलीजियस कस्टम्स के बेस पे और सबको एक समान रूप से लॉ में लाया जाएगा। आर्टिकल 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज़ में रहता है। और आर्टिकल 50 की बात करते हैं तो बताता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रहे। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव होते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाना, बिल पास करना, इस तरह से होती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होती है उस कार्य को जो हमारे कानून बन गए उसको इम्प्लीमेंट कराना। और जुडिशरी का मतलब होता है कि कोई ऐसे कानून ना बने जो संविधान के खिलाफ हो। होपफुली आपको क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल इसका यही बेसिक डेफिनेशन बनता है। फिर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। 51 ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें संविधान की रेस्पेक्ट करना होता है, एक अपनी एक समझ होती है, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक संविधान के प्रति, देश के प्रति, और ओवरऑल जो हारमोनी को प्रमोट करती है और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छे नागरिक बनाती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। 51A रहेगा यहाँ पे। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड पावर्स। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आप यहाँ पे मेरे साथ बने हुए हैं तो बताना चाहूँगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ शुरुआत होती है। आर्टिकल 368 क्या करती है कि संविधान को संशोधन का अधिकार है। आर्टिकल 368 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि संविधान को संशोधन करने का अधिकार है। प्रोसीजर्स दे रखे हैं कि कैसे करना है, क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन वही रहेगा कि संविधान में ऐसे बदलाव न किए जाएं जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हों या संविधान की मूल भावना को बदलने की कोशिश करते हों। आर्टिकल 370 हमने देख रखा था ऑलरेडी, ऑटोनोमस स्टेट दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि अब अब्रोगेट कर दिया गया है, ठीक है। अब भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड रीजन है। ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। आर्टिकल 371 की बात करते हैं तो स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है नागालैंड को, ठीक है। और इसमें नागा कस्टम्स और उनके लॉ को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। ऐसा क्यों करते हैं, आखिर ऐसा हम करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि नागा कस्टम्स लॉज होते हैं, यूनिक कल्चर लॉज हैं, उनको प्रिजर्व करना है, ठीक है। उनको समान लेंस से सबको देखना भी है और हमारे देश के जो बहुत ही भिन्न विभिन्न जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको हमें प्रिजर्व भी करना है। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट, संसद को कोई अगर आप बिल लेके आते हैं, लेजिस्लेशन लेके आते हैं तो राज्य की टेरिटरी को, नेम को या उनकी बाउंड्री को बदल सकते हैं, ठीक है। उनकी बाउंड्री में परिवर्तन लाया जा सकता है। आर्टिकल 72 की बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि पार्डन यानी माफ़ी के लिए, रिप्रीव के लिए, रिस्पाइट के लिए, रिमिशन के लिए इन केसेस ऑफ इन्वॉल्वमेंट पनिशमेंट और सेंटेंस, ठीक है। प्रेसिडेंट को माफ़ी का अधिकार देता है कि वो किसी भी कैदी को माफ़ कर सकते हैं अगर उनको ऐसा अप्रोप्रिएट लगता है। आर्टिकल 71 की बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर्मिंग द कोर ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं पीएम प्लस जो कोर मिनिस्ट्री होती है वही शामिल होते हैं, ठीक है। तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस करते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि प्रेसिडेंट भी हिस्सा है एग्जीक्यूटिव का। आखिरी में यही जब साइन करते हैं बिल तब वो जाके एक्ट बनता है। 76 की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। इसका उद्देश्य होता है कि एक चीफ लीगल एडवाइजर होगा सरकार के लिए। सरकार को हर कोर्ट में वो प्रस्तुत करेंगे, चाहे लोअर कोर्ट्स हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, सरकार के लीगल केसेस को वो डील करेंगे। स्टेट की बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है। इसका हम बाद में देखेंगे, ऑलरेडी हमने देख रखा है, आप चाहें तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा इससे। आर्टिकल 110 की बात करते हैं तो ये मनी बिल को डिफाइन करता है। मनी बिल कौन डिसाइड करता है पता है? मनी बिल डिसाइड करने के लिए लोकसभा स्पीकर ही होते हैं। मनी बिल वही डिसाइड करेंगे कि ये बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। आर्टिकल 110 यहाँ पे दिया गया है इसके लिए। आर्टिकल 112 की बात करते हैं तो यूनियन बजट की बात की गई इसमें, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और गवर्नमेंट के आउटलाइनिंग जो रेवेन्यू है कैसे खर्चे करते हैं, सब चीज़ों की चर्चा होती है। आर्टिकल 123 वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि ऑर्डिनेंसेस बना सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस का मतलब ये होता है कि जब सेशन नहीं चलना हो रहा था, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, लोकसभा राज्यसभा जब नहीं चल रही होती, एक्टिव सेशन नहीं चल रहा होता है, तो फिर कैसे कानून बनाएंगे, कहाँ बिल पास कराएंगे? तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 6 महीने के लिए जो अप्रोप्रिएट लॉस ज़रूरी होते हैं देश के लिए उसको 6 महीने के लिए बना देते हैं और जब अगली बार संसद चलती है तो उसको बिल को पेश करके उसको या तो वैलिड करा दिया जाएगा या फिर इनवैलिड करा दिया जाएगा। लेकिन 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंसेस प्रेसिडेंट बना सकते हैं, गवर्नर भी बना सकते हैं। फिर जुडिशरी की बात करते हैं तो 131 की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुडिशन होता है अगर यूनियन और स्टेट्स के बीच में या फिर स्टेट से स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो। फॉर एग्जांपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में पानी को शेयरिंग को लेकर दिक्कत हो गई या फिर स्टेट और यूनियन के बीच में कुछ पॉलिसीज़ को लेके हो गई, तो इसमें डायरेक्ट इसका जो इंटरवेंशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। इनका ओरिजिनल जुडिशियल इशू कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट केस जाएगा, ये बीच में कहीं नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर को देखेगा। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन लेने का या फिर लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन करने का अधिकार है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, कोई अगर लीगल चीज़ों को समझनी है
या फिर कोई एडवाइस लेना है लीगल मैटर पे, तो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस ले सकता है। उस प्रेसिडेंट को बाइंडिंग नहीं है उनका सुप्रीम कोर्ट का जो लीगल एडवाइस है, वो सिर्फ समझने के लिए है, वो चाहे तो माने चाहे तो ना माने। आर्टिकल 226 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिट्स जारी करते हैं हाई कोर्ट्स। अगर आप सुप्रीम कोर्ट काउंटर पार्ट की बात करें तो उसमें आर्टिकल 32 होते हैं, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। इसमें उद्देश्य होता है कि जब किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो तो वो आदमी अपने राज्य के रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट में चला जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिए बनाए गए हैं आर्टिकल 226। आर्टिकल 12-13 को फिर से हमने बता दिया है कि क्या क्लेरिफाई करता है स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लॉस इनकंसिस्टेंट विद दम है। जैसे कि आर्टिकल 12-13 हमने ऑलरेडी देख रखा है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है, रिवाइज कर सकते हैं। स्टेट को डिफाइन किया गया है। दूसरा क्या है, नल एंड वाइड हो जाएगा अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आते हैं हम फाइनेंशियल इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। फाइनेंशियल देखो आर्टिकल 148 हमारा स्टैब्लिश करता है CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या करता है, सरकारी विभाग PSU और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ऑडिट करता है कि वहाँ पे जो पैसे दिए गए हैं वो क्या खर्चे सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आर्टिकल 280 बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन का उद्देश्य होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टैक्सेस का बंटवारा किया जाए और जो गरीब राज्य है उनको गारंटीड एड दिलवाया जाए। आर्टिकल 324 बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की स्थापना की जाएगी जो देश में PM CM इस तरह के चुनाव कराएंगे। कौन से चुनाव इलेक्शन कमीशन नहीं कराते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है, तो वो हमारे रहेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ का और ग्राम पंचायत का। इस चुनाव नहीं कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर कौन कराएगा, फिर कराएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC, वहाँ के रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसे चुनाव कराते हैं। फिर आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही होगा इमरजेंसी में क्या होती है, 52, 56 और 360 होती है। 52 में क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है। 56 में क्या होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, स्टेट इमरजेंसी होती है। और 60 क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। फिर वही चीज़ें हमने रिपीट कर दी आपके रिवीजन के लिए, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। आर्टिकल 50 क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। 131 क्या है, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट के लिए है। इसका क्या होता है, इसका ओरिजिनल उद्देश्य होता है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये रहा छोटा सा हमारा एक इनिशिएटिव, एक माइंड मैप, आपको हेल्प करने की कोशिश की गई है ताकि आपका रिफ्रेशर कोर्स भी हो जाए ये, और पॉलिटी के आप वो आर्टिकल्स को एक अच्छी रूपरेखा के साथ समझ सकें जो एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, आपके काम आ पाऊँ। आपको जो यहाँ से देख के जाएँ वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें, आपके डायरेक्ट लाइफ में आएँ, तो ये मेरा उद्देश्य रहेगा। तो बस इतना ही।